नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का संस्कृत व्याकरण का पहला टॉपिक, जो कि है वर्ण परिचय। तो इस वीडियो को पूरा देखना है और जैसा इसमें लिख रहा है वैसा आपको कॉपी में उतारना है। तो देखिए, सबसे पहले है वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के पूरे समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के पूरे समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तो देख लीजिए। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। पहला है स्वर। तो स्वर अपने आप में स्वतंत्र होता है। स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। मतलब स्वर जब हम बोलते हैं तो इसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। स्वर वर्ण जो होते हैं वो निम्नलिखित हैं। क्या है? तो देखिए, अ, आ, ई, उ, री, री, ए, आई, औ। इस प्रकार से स्वर हैं। स्वर वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। पहला है ऋस्व। ऋस्व मतलब छोटा। दूसरा है दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा। और तीसरा है प्लुत। प्लुत जो स्वर प्रकार होता है, इसका प्रयोग हम वेदों में करते हैं। बाकी ऋस्व और दीर्घ का प्रयोग हम सामान्यतः अपने जीवन में भी करते हैं। अब आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला है ऋस्व स्वर। जिन स्वर वर्णों का उच्चारण बहुत कम समय में होता है उन्हें ऋस्व स्वर वर्ण कहते हैं। मतलब जिनका उच्चारण करने में कोई समय ज़्यादा नहीं लगता है तो उसे ऋस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। इन्हें ऋस्व स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर वर्ण वह है जिन स्वर वर्णों का उच्चारण ऋस्व स्वर वर्ण के दुगने समय में होता है। मतलब जो ऋस्व स्वर का हम उच्चारण करते हैं उससे दुगने समय में जिसका उच्चारण करना पड़ता है उन्हें दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, आई, औ। तो इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें क्या लगता है? अधिक समय लगता है। तो ये दीर्घ स्वर वर्ण कहलाए, और जिसमें उच्चारण कम समय लगे उन्हें ऋस्व स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। अगला है प्लुत स्वर वर्ण। तो देख लीजिए, इसके लिए कोई निश्चित स्वर वर्ण नहीं है। जिसके उच्चारण में ऋस्व से 3 गुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है। मतलब जिसका उच्चारण करने में 3 गुना समय लगता है। किससे? ऋस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, उसे प्लुत कहते हैं। संख्या लिखकर, मतलब 3 संख्या लिखकर इसे प्रकट किया जाता है। प्लुत का प्रयोग अधिकांश वेदों में देखने को मिलता है, जैसे ओम। अब इस ओम में आप देखें तो जो ओ और म में जो बीच में 3 लिखा हुआ है, जो हिंदी की गिनती में हम 3 लिखते हैं, ऐसा इसका चिन्ह होता है प्लुत स्वर का। तो हम इसका प्रयोग अधिकांशतः वेदों में देखते हैं। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं प्लुत स्वर के बारे में क्या है और जानकारी। तो देखिए, वैसे मुर्गे की बोली में ऋस्व, दीर्घ और प्लुत का प्रयोग एक साथ देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है? तो देखिए, जब मुर्गा बोलता है तो बोलता है कु, कुड़ू, कु। मतलब जब हम उसे देखते हैं तो पहले तो ऋस्व बोलता है, फिर दीर्घ बोलता है, फिर प्लुत बोलता है। इस तरीके से वह मुर्गा अपनी ध्वनि को बताता है। तो इसमें हमें ऋस्व, दीर्घ और प्लुत, ये तीनों इसमें वर्ण हमें देखने को मिलते हैं। तो ये अच्छा उदाहरण है हमें समझने के लिए। अगला है व्यंजन वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है, मतलब जिनका उच्चारण करने में हम स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ आदि। तो इनमें क्या है? इनमें हमें व्यंजन स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। तो व्यंजन वर्ण के भेद तो देखिए, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। तो पहला जो स्पर्श व्यंजन है उसे देखेंगे हम। तो देखिए, स्पर्श व्यंजन का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है।
इस कारण ये स्पर्श वर्ण व्यंजन कहे जाते हैं। इनकी संख्या निम्न प्रकार है। तो मतलब स्पर्श व्यंजन वह होते हैं जिसमें हमारी जो जिह्वा होती है वह मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। मतलब मुख के अंदर जितने भी भाग हैं उनको स्पर्श करती है कौन? हमारी जिह्वा। और वह स्पर्श करती है, इस कारण से इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। तो ये स्पर्श व्यंजन हमारे सामने हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इसे वर्गों में बांट रखा है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो क वर्ग में है क, ख, ग, घ, ng। च वर्ग में है च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में है ट, ठ, ड, ढ, ण। और त वर्ग में है त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो ये सभी जो व्यंजन हैं, इसे जब हम बोलते हैं तो हमारी जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, इसलिए इन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा कैसे ही इसको उतार सकते हैं कॉपी में। अगला है अंतस्थ। तो इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजनों के उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भाग को पूरा स्पर्श नहीं करती है। जब हमने स्पर्श में पढ़ा था तो वह जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, लेकिन ये अंतस्थ मुख के पूरा स्पर्श नहीं करती है। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 4 है, जो इस प्रकार है य, र, ल, व। मतलब जिह्वा मुख के भाग को स्पर्श तो करेगी लेकिन पूरा स्पर्श नहीं करेगी, और इनकी संख्या 4 है, वो य, र, ल, व। इस प्रकार यह अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे ऊष्म व्यंजन। तो देखिए श, श, स, ह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इन वर्णों को ऊष्म व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण करते समय मुख के अंदर से कुछ अधिक गर्म सांस निकलती है। आप जब इसे बोलेंगे, जब आप श, श, स, ह को बोलेंगे तो आप हाथ लगा करके महसूस कर सकते हैं कि हम जब इन्हें बोलते हैं तो हमारे मुख से गर्म सांसें निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो आप अभी जो हमारा कोरोना का समय चल रहा है तो उसमें आप ऐसे ऑनलाइन लर्निंग करके अपने पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो आप इसको कॉपी में उतार लें, फिर हम वापस मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।